गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिंदी प्रथम का पाठ संख्या 4 और जिस पाठ संख्या 4 का नाम है बच्चों सर्वोपरि राष्ट्र प्रेम, जिसका मतलब आप लोग अर्थ समझें कि राष्ट्र प्रेम हमारे जीवन में हर चीज़ से क्या है, सर्वोपरि, हर चीज़ से उठकर है, हर प्रेम से उठकर है। सबसे पहले हम किस चीज़ को ध्यान रखेंगे? राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र के प्रति हमारा स्नेह सबसे ज़्यादा होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। तो इस कहानी के लेखक जो हैं वो एक महान लेखक हैं बच्चों, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। और ये एक महान लेखक हिंदी के और कवि और नाटककार भी रहे हैं। तो आगे की कक्षा में बच्चों इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे जरूर। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे उसी तरीके से इनकी एक कहानी है जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है सर्वोपरि राष्ट्र प्रेम। यहाँ पर क्या था बच्चों, एक राजा थे जिनका नाम था किसानवन था। और वो राजा थे किस राज्य के? कोसल के नरेश थे वो। तो प्रतिवर्ष कोसल में एक उत्सव मनाया जाता था जिसमें क्या होता था कि राजा साहब उस दिन वहाँ पर कई राज्यों के राजा राजकुमार आया करते थे, रानियां भी आती थीं। और उस दिन राजा साहब वहाँ पर क्या करते थे, इंद्रदेव की पूजा करके खेत को जोतते थे हल से। बैलों का हल जो था उससे खेत को जोतते थे। तो उस दिन क्या हुआ, ऐसे ही वहाँ पर मगध का राजकुमार भी आया जिसका नाम था अरुण। तो राजा साहब रथ से उतरने के बाद वहाँ पर जब खेत जोतने लगे और उनके साथ मधुलिका है, जिस खेत को वो जोत रहे थे वो उसकी मालकिन का नाम था मधुलिका। तो बच्चों मधुलिका उनके साथ बीजों का थाल लेकर के बीज डालने थे और राजा साहब खेत जोत रहे थे। इसी बीच अरुण जो था वो मधुलिका के सौंदर्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो जब इस सौंदर्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि मधुलिका का जो खेत था राजा साहब जो जोत रहे थे, उसके बाद उन्होंने कुछ सोने की गिन्नियाँ वगैरह सरफियाँ उनको किसको दी? मधुलिका को दी। तो मधुलिका बोली कि राजा साहब ये खेत हमारा आप ना लीजिएगा, हम पर कृपा करें, हमारे पास तो कुछ नहीं रह जाएगा। इसी बीच राजा के जो एक मंत्री थे वृद्ध, उन्होंने कहा कि मैं आपको इशारा करते हुए कहा कि अरे ये तो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको चौगुनी कीमत आपको इस खेत की दी जा रही है, तो आपको बिल्कुल नहीं मना करना चाहिए। तो वो मधुलिका जब कुछ नहीं बोल सकी तो वो वहाँ से उस पैसे को जो उनको बताया गया था कि ये मिलेंगे, उन्होंने कहा ठीक है भाई। मधुलिका चली गई, सभी राजा और राजकुमार भी चले गए। लेकिन मधुलिका इस बात को बहुत ज़्यादा से गंभीरता से लेते हुए चिंतित हो गई और वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गई। इसी बीच क्या हुआ बच्चों, अरुण जो राजकुमार मगध का था वो मधुलिका के पास आया और ये बोला कि क्या मैं आपका खेत राजा से कहकर दिलवा सकता हूँ, दिलवा दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो राजा ने हम जो भी आदेश दिया है हम उसको मानेंगे। इस बात को सुनकर के अरुण वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद मधुलिका की जो स्थिति बहुत ही ज़्यादा गरीबी के कारण दयनीय हो गई, वृद्धावस्था में आने लगी हल्की हल्की। उसका शरीर सूख गया गरीबी के कारण, ज़मीन नहीं रही उसके पास जोतने के लिए, दूसरे के खेतों में काम करती थी। बहुत समय बाद क्या हुआ कि लेकिन लोग जो थे उस जगह के, कोसल राज्य के, वो उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईमानदार नारी थी। इस वजह से एक दिन क्या हुआ कि वो सो रही थी और बरसात का समय था, बहुत बाहर जो है बरसात हो रही थी और एक झोपड़ी में वो रहती थी। इसी बीच अरुण जो मगध का नरेश आया उसके द्वार पर और उसने खटखटाया। तो मधुलिका उठी और गेट खोला तो देखा कौन है, कपाट खोले तो देखा अरुण खड़ा हुआ है, चौकी। तो अरुण जो राजकुमार था मगध का, उसने बोला कि मैं मगध से निकाला गया हूँ और मैं कोसल नरेश पर आक्रमण करके एक दिन कोसल में यहाँ पर अपना दाना पानी मतलब खोजने आया हूँ। ऐसे ही रहते रहते वहाँ पर ये जो अरुण था राजकुमार, वो मधुलिका के साथ कुछ दिन रहने लगा और ये भी कहा कि एक दिन मैं तुमको इसी कोसल की रानी बना दूंगा। लेकिन मधुलिका के मन में एक जगह राष्ट्र प्रेम भी था। मधुलिका ने फिर क्या कहा कि राजा के पास गई कि राजा साहब, हमारे पास जो आपने असरफियाँ देने को कही थी हमारे खेत की, वो अभी तक नहीं मिली हैं। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है
तो वहाँ पर राजा साहब की जो रानी थी उन्होंने उनको असरफी देने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा असरफी नहीं, ऐसा करें आप एक जो नाले के पास बंजर ज़मीन है उसको हमें दे दीजिएगा। तो राजा साहब बोले नहीं, वो सैनिक दृष्टि से देखते हुए हमारे काम की भी ज़मीन है। लेकिन रानी ने कहा कि नहीं ठीक है, जो आप भूमि मांग रही मैं उसको दे देता हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो अपनी खेती भी करने लगी झाड़ काट करके, और बंजर ज़मीन थी क्योंकि, और वहीं पर ये अरुण राज जो था राजा राजकुमार, ये भी रहने लगा अपने सैनिकों के साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अरुण ने योजना बनाई कौशल के नरेश पर चढ़ाई करने की, क्योंकि उस समय कौशल नरेश की सेना और सेनापति दूसरे राज्यों में चढ़ाई करने के लिए गई थी, और ये उसके पास बहुत ही अच्छा मौका था। कहीं ना कहीं मधुलिका पहले प्रसन्न भी थी कि मैं इस जगह की रानी शायद बन जाऊं, लेकिन उसके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत ही ज़्यादा जागृत हो गई, और ये सूचना उसने राजा साहब को जाकर के दे दी कि जो अरुण है मगध का राजकुमार, वो आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो आप लोग होशियार रहिए। इस बात को सुनकर पता लगाया कि हाँ ऐसी ही बात है। तो इस चीज़ को जब राजा ने देखा कि मधुलिका ये हमारे राज्य के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रखती है, तो इसको इनाम देना चाहिए। तो राजा ने कहा कि जो तुम इनाम मांगो, और इधर अरुण को भी पकड़ लिया गया, जो इनाम मांगो मैं वो इनाम देने के लिए तैयार हूँ। तो मधुलिका बोली नहीं, और एक तरफ क्या था, मधुलिका को भी प्रेम हो गया था किससे, राजकुमार अरुण से, और राजकुमार अरुण को बंदी बनाया जा चुका था उस राज्य में। तो रानी मधुलिका बोली नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा बोला कि नहीं, आपको मैं कुछ ना कुछ दूंगा जरूर, आपको लेना ही पड़ेगा। तो मधुलिका ने क्या किया, चुपचाप जाकर के कहाँ पर खड़ी हो गई, राजकुमार अरुण के पास खड़ी हो गई। तो उसने देखिएगा दोनों तरफ का सम्मान रखा, एक तरफ अपने प्रेम को जो कि अरुण के पास वो चली गई रहने के लिए, और दूसरी तरफ उसने अपने राज्य की, राजा की रक्षा भी की और अपने राज्य की भी रक्षा की। तो कहीं ना कहीं पर बच्चों इस कहानी में ये दिखाया गया है कि हमें अपने राज्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा राष्ट्र प्रेम की भावना रखनी चाहिए, और हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। तो इस पाठ से हम लोग यही सीखते हैं कि हमें क्या करना है, राष्ट्र प्रेम रखना चाहिए अपने देश के प्रति जरूर। अब आप लोग आगे इस कहानी का अध्ययन करें, पढ़ें, और उसकी प्रश्नावली करने की कोशिश जरूर करें, और यदि कर लें वो आप लोग हमको ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।